आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस 2021 स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 और 2023 किया था। साइंस एंड टेक का 2021 वाला जो पेपर है ये आप इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है आपका जेनेटिक वाला एरिया या फिर आप कह लो वैक्सीन्स वाला एरिया, उससे क्वेश्चन आया है। ये कोर टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। 2021 में क्वेश्चन इसलिए आया था जस्ट बिकॉज कोविड ईयर था, वैक्सीन्स डेवलप कर रही थी हर एक कंट्री। वैक्सीन्स की कौन सी टेक्नोलॉजी थी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो ये वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब फॉर एग्जांपल मच्छर है। मच्छर एक टाइप का वेक्टर है। क्यों? वो यहाँ की एक चीज़ वहाँ कैरी कर सकता है। वेक्टर वो चीज़ होती है जो मूवेबल है, जो एक चीज़ को दूसरी जगह कैरी कर सकती है। और रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है जब हम दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन। ये कह रहा है ये वैक्सीन्स को डेवलप करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ होता है। सेकेंड स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज एज वेक्टर्स। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है बैक्टीरिया और वायरसेस दोनों को एज अ वेक्टर यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात बताऊं। अगर हम बात करते हैं तो कल भी मैंने बताया था कुछ कोर पिलर्स होते हैं इसके। एक हो गया आईसीटी, एक हो गया आपका वैक्सीन वाला सेक्शन और एक हो गया आपका हेल्थ। ये तीन कोर एरिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डिफेंस से भी आते थे पहले बट अब काफ़ी कम हो गए डिफेंस से क्वेश्चन, बट ये तीन कोर एरियाज़ है। और 2021 वाला जो पेपर है, अगर हम 2021 वाले पेपर को देखेंगे, ये वाला भी क्वेश्चन आप देखो प्रॉपर साइंस एंड टेक के हेल्थ वाले सेक्शन से आया है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी बॉल गार्ड 1 बॉल गार्ड 2 ये भी आप देखोगे तो सेम जेनेटिक वाले एरिया से। तो कोई किसी साल का एक पेपर ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन पे, और कोई ऐसा पेपर होता है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है जनरल साइंस, प्रॉपर जनरल साइंस पे। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा एनसीईआरटी भी आपको करना है। अगर सोर्सेज की बात करें तो आपको एनसीईआरटी भी लेके चलना है साइंस एंड टेक में, और करंट अफेयर्स भी। अब कल मैंने एक चीज़ कही थी कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका हर एक क्वेश्चन ना द हिंदू से इंस्पायर्ड होता है। चेक कीजिए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सर्च करना है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स और इसके बाद आपको लगाना है द हिंदू। बस द हिंदू एक न्यूज़पेपर है। अब ये लगाने के बाद आप देखेंगे, ये देखिए न्यूज़पेपर का डेट के साथ आपको दिख जाएगा द हिंदू एक्सप्लेन्स व्हाट डू वी नो अबाउट रशियाज कोविड-19 वैक्सीन। कौन कौन सा? RAD5 और RAD6। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स। आर्टिकल कब आया? सितंबर 19, 2020। पेपर कौन सा है? 2021 का। एक साल पहले ये आर्टिकल न्यूज़ में था एग्जामिनेशन के। इतना ही नहीं, और भी चेक कर सकते हैं। सितंबर 4 को भी ये आर्टिकल आया था 2020 के। पेपर 2021 में। एक साल पहले बार बार आप इस टर्म को न्यूज़ में देखेंगे। इसीलिए साइंस एंड टेक का अगर हर एक क्वेश्चन राइट करना है, द हिंदू नाम का न्यूज़पेपर, इसको डेली फॉलो कीजिए, एक क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ना सिर्फ पहला वाला क्वेश्चन, मैं अभी के बाद जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा बार बार दिखाऊंगा। अभी 7 दिन पहले भी इसी से रिलेटेड आर्टिकल आया था। मतलब ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पे बार बार आर्टिकल आते रहता है। 2020 में एक और आर्टिकल था इसी से रिलेटेड, रिकॉम्बिनेंट RNA पॉलीमरेज। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो उस टॉपिक पे आते हैं, तो वो टॉपिक हो जाता है इंपॉर्टेंट। अब चेक करते हैं। सबसे पहला था जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन डेवलपमेंट ऑन दीज वैक्सीन। येस, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है ऐसे वैक्सीन को बनाने के लिए। और हाँ, बैक्टीरिया और वायरसेस दोनों को एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया को कैसे यूज़ किया जाता है? हम लोग क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया और एक हो गया आपका प्लाज्मिड मान लीजिए। ये बैक्टीरिया को आपके प्लाज्मिड में एंटर करा देते हैं और फिर उसको एज अ वैक्सीन यूज़ करते हैं। जितने भी आपने कोविड में वैक्सीन लिए होंगे, आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि वैक्सीन से लोगों की डेथ हो रही है। वो डेथ नहीं हो रहा था। एक्चुअली क्या होता है, ये बैक्टीरिया या फिर वायरस क्या है, आपके बॉडी में एक फॉरेन एलिमेंट है। आपके बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस पहले से नहीं है, बट इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये बैक्टीरिया और वायरस को हम क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये सप्रेस है, ये आपको हार्म तो नहीं पहुंचाएगा, बट आपकी बॉडी इसको एज अ फॉरेन एलिमेंट, एज अ आप मान सकते हैं क्या कह सकते हैं उसको, एज एन एनिमी टाइप इंट्रोड्यूस करेगी आपकी बॉडी में। तो क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। कितने लोगों का ना इम्यूनिटी, इसलिए आपने देखा होगा बहुत लोगों को इंजेक्शन लेने के बाद बुखार आ रहा था, लिटरली वो इस वजह से ही हो रहा था, क्योंकि ये आपके बॉडी में जब फॉरेन एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस होता है तो इसका कुछ रिएक्शन होगा।
तो हाँ, बैक्टीरिया और वायरस दोनों का एज अ वेक्टर यूज़ किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 ओनली। इसका अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में दिया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, जो हमने देख लिया। इसमें होता क्या है, दे इन्वॉल्व टेक्निक टू अल्टर द जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA। आपके बॉडी का जो DNA होता है और RNA, DNA होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। DNA डबल साइड स्ट्रैंड होता है ऐसा, और RNA जो होता है सिंगल साइडेड स्ट्रैंड होता है। इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये डबल राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब होता क्या है, आप DNA और RNA को थोड़ा अल्टर करते हो क्योंकि आप अपने जीन्स में चेंज कर रहे हो, इसको कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये आप क्यों कर रहे हो, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट कौन है, आप खुद, या फिर मान लीजिए बैक्टीरिया इस केस में होस्ट, एंड दस चेंज द फेनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड क्रिएशन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट DNA, यूज ऑफ जेनेटिक क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। रिकॉम्बिनेंट क्यों कहा जा रहा है, आपने बैक्टीरिया को कंबाइन किया और आप होस्ट है, आपके प्लाज्मिड को कंबाइन किया, क्योंकि आपने अपने खुद के बॉडी के एक पार्ट को, प्लाज्मिड को और बैक्टीरिया को कंबाइन किया, इसलिए इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट DNA। क्योंकि हो सकता है जो आपने प्लाज्मिड लिया है, प्लाज्मिड कहाँ से मिलता है आपको, DNA से मिलता है। आपके बॉडी का कोई भी DNA उठाएंगे, DNA की जो स्ट्रैंड होती है ATGC होती है, उससे हम लोग एक प्लाज्मिड लेंगे, प्लाज्मिड के अंदर मैं एक छोटा सा टुकड़ा काट के बाहर कर दूंगा और यहाँ पे बैक्टीरिया डाल दूंगा। अब ये बैक्टीरिया का फीचर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, फिर ये बैक्टीरिया के साथ प्लाज्मिड में डाल दूंगा वैक्सीन के अंदर, और जब आपको वैक्सीन लगेगा तो इसके ये क्या करेगा, बाकी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा आपके बॉडी में जो हार्मफुल है। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ वायरल और बैक्टीरियल वेक्टर। वायरस भी आ गया और बैक्टीरिया भी आ गया। दे आर यूज्ड एज चैनल फॉर एंट्री इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट यानी आप, जिसके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एक नॉलेज बेस हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन यूज द बॉडीज ओन सेल टू प्रोड्यूस देम। वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के खुद के सेल्स को यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। कौन से बॉडी के सेल्स, आप जब साइंस में पढ़ोगे दो बॉडी के सेल्स होते हैं, एक होता है T सेल्स और एक होता है B सेल्स, दोनों को यूज़ किया जाता है। डिफरेंस क्या है हम नेक्स्ट PYQ में करेंगे फ्यूचर में। दे डू दिस बाय यूजिंग अ मॉडिफाइड वायरस। मॉडिफाइड वायरस, वायरस क्या है आपका, वेक्टर है, टू डिलीवर जेनेटिक कोड फॉर एंटीजन। In the case of COVID-19 spike protein found on the surface of the virus into human cell, gene engineering is applied in the development of recombinant vector vaccine. अब होता क्या था, कोविड में आपने पढ़ा होगा, बार बार आता था कि कोविड किसने देखा नहीं था, बट साइंटिस्ट ऐसा क्लेम करते थे कि कोविड ऐसा है। ये जो होता है ये स्पाइक कहते हैं इसको, कि वायरस के ऊपर कुछ स्पाइक्स हैं। आप जो ये वैक्सीन डिज़ाइन करते थे वेक्टर वैक्सीन, वो इसी तरीके से करते थे कि डायरेक्ट ये स्पाइक्स को अटैक करे कोविड के, और ये जो वायरस है ये डिस्ट्रॉय हो जाए। कुल मिला जुल के आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मूवेबल चीज़ होती है। बैक्टीरिया भी वेक्टर हो सकता है, वायरस भी वेक्टर हो सकता है, फंगाई वेक्टर नहीं होगा। सेकंड चीज़, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, जब आप अपने बॉडी से प्लाज्मिड निकालते हो, कहाँ से, DNA से, और सेकंड बैक्टीरिया को मिक्स करते हो तो बन जाता है रिकॉम्बिनेंट। और जब ये दोनों का मिक्सचर होता है रिकॉम्बिनेंट और इसमें यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया या फिर फंगस का, तो बैक्टीरिया या फिर वायरस का, तो इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। कोविड-19 जितनी भी वैक्सीन थी वो इसी को यूज़ करके बनाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडेटरी डिजीज़। हेरिडेटरी डिजीज़ का मतलब क्या है, ऐसी डिजीज़ जो आपके अलावा आपके बच्चों को पास होगी, आपके जीन्स के थ्रू पास होगी। हेरिडेटरी मतलब कोई इसको हेरिडेट कर रहा है। मान लीजिए आप में ये प्रॉब्लम है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन में भी अगर ये बीमारी आएगी तो इसको कहते हैं हेरिडेटरी डिजीज़। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है। सबसे पहला, पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ फ्रॉम parent to child can prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg। ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज प्रिवेंट करने के लिए पेरेंट से चाइल्ड तक आप क्या कर सकते हो, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी, जिसको MRT कहा जाता है, ये कब कर सकते हो आप, या तो एग फर्टिलाइजेशन के पहले या फिर आफ्टर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है अ चाइल्ड इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो है पूरी तरीके से मम्मी की तरफ से आता है, फादर के एंड से माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज नहीं आती है। क्योंकि आप हमेशा याद रखना, आपके बॉडी में आपका जो मतलब जब आप फीटस में इम्प्लांट होता है कोई बेबी, जाइगोट जो बनता है, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये सिर्फ मदर के एंड से आता है। तो अगर मदर का ही माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टेबल होगा तभी उसमें डिजीज आएगी, फादर के एंड से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 ओनली। अब ये क्वेश्चन भी वेरीफाई मैं आपको करा देता हूँ, द हिंदू से था कि नहीं। माइटोकॉन्ड्रियल
रिप्लेसमेंट थेरेपी और यहाँ पे लगा दीजिए द हिंदू। ये रहा आपका न्यूज़ वाला सेक्शन। द हिंदू में देखो अभी 2023 का भी आर्टिकल है, मैं 2020 का ढूंढ रहा हूँ जो उस साल पेपर आया था, उसमें ये दिया ही होगा। एक सेकेंड, हाँ ये देखो सितंबर 14 2020 डेवलपमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी। पुराना वाला भी जो आर्टिकल मैंने आपको शो किया वो सितंबर 9 2020 का था। पेपर हम चेक करें 2021 का, एक साल पहले वो टर्म न्यूज़ में था। बार बार बोलूंगा, इस बार 2023 का भी पेपर आप घर जाओ, वो टर्म साइंस का उठाओ और बाजू में द हिंदू लगाओ, आपको दिखाओ द हिंदू में आया है। इसीलिए साइंस में अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, आंख बंद करके सबके सब राइट हो सकते हैं अगर आप न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। उसमें भी न्यूज़पेपर में कौन सा, इंडियन एक्सप्रेस नहीं भी करोगे तो चलेगा, द हिंदू ज़रूर करना। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमने देखा इसका आंसर सी राइट है, पहला वाला बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्लेसिंग अ वुमेन्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्यों, मैंने आपको बताया हमारे बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो वुमेन से डिराइव होता है विद द डोनर्स हेल्थी वन। तो अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या होता है, ये एक जाइगोट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मम्मी का है, और मान लीजिए इसमें कोई डिफेक्ट है तो आप क्या करते हो, इसको रिप्लेस करते हो किसी डोनर से। कौन सा डोनर, जिसका माइटोकॉन्ड्रिया एकदम सही हो, यही लिखा हुआ है इसमें। हम लोग क्या करते हैं, वुमेन्स के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को चेंज करते हैं किसी डोनर के हेल्दी वन से। एमआरटी इंक्लूड डिफरेंट टेक्निक, इसमें कुछ कुछ टेक्निक्स है, आपको बस टेक्निक के नाम याद रख करने हैं। सबसे पहला स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक, दूसरा है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, और तीसरा है पोलर बॉडी ट्रांसफर टेक्निक। बस नाम ही पता होना चाहिए कैसे काम करता है, इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। Pro-nuclear transfer technique is a significant approach of MRT administered after fertilization in which two zygotes are raised in vitro। आपको बस याद रखना है pro-nuclear transfer technique आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही किया जा सकता है। नेक्स्ट, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक इज एग्जीक्यूटेड बिफोर, और ये जो स्पिंडल ट्रांसफर है ये कब किया जाता है, बिफोर। जो हमारा प्रो न्यूक्लियर है वो आफ्टर है, मैटरनल बिफोर है। इज अ फॉर्म ऑफ सिलेक्टिव रिप्रोडक्शन सिमिलर टू प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनिल। माइटोकॉन्ड्रिया यही चीज़ है जो आप साइंस में पढ़ते हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, हम लोग पढ़ते थे 36 ATP मॉलिक्यूल रिलीज करता है ये सारा। नेक्स्ट, ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, एंड इन एनिमल इट इज द ओनली ऑर्गेनिल इन एडिशन टू न्यूक्लियस विच कंटेन डीएनए जीन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बात क्या बताओ, याद रखना आज के बाद। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि आपके बॉडी में डीएनए जो है वो आपके सेल में प्रेजेंट होता है, बट याद रखना डीएनए सेल के अलावा एक और जगह प्रेजेंट होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ परसेंटेज ऑफ डीएनए प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अगर डिफेक्टेबल निकलेगा तो आपकी बॉडी में डिफेक्ट आ सकते हैं। तो यही लाइन लिखी हुई है कि एनिमल्स ही ऐसे, मतलब प्लांट्स में चीज़ नहीं होती, बट एनिमल्स ऐसी कैटेगरी है जिनके खुद के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है। द sperm contains very low number of mitochondria and mitochondrial gene, so in the offspring the mitochondrial genes are inherited from the mother। clearly लिखा हुआ है, thus a father with mitochondrial gene defect cannot transmit the disease to his offspring। मतलब फादर का अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टेबल भी है तो बच्चे तक वो नहीं आएगा। ये था सेकंड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी कहाँ से डिराइव था, वैक्सीन वाले सेक्शन से, या फिर कह सकते हो डिजीज हेल्थ वाले सेक्शन से। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजी। ये पूछ रहा है, ये दीज आर टेक्निक्स मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। वापस मैं यही काम करूंगा, यहाँ शो करता हूँ आपको बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2। बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 द हिंदू। 2018 का आर्टिकल, उसके बाद मई 2024 2020। हर एक उस जिस साल का क्वेश्चन होगा ना उसके एक साल पहले आपको मिलेगा ही मिलेगा। तीनों क्वेश्चन से मैंने वेरीफाई करा दिया, बॉल गार्ड 1 बॉल गार्ड 2, और भी शायद आर्टिकल होंगे 2020 के। हाँ, अगस्त 4 2022। 2020 का कोई है क्या, नहीं। हाँ, मार्च 25 2020 गवर्नमेंट रिमूव्स रॉयल्टी ऑन बीटी कॉटन्स, बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2। ठीक है, अब ये है क्या बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2। होता क्या था, सबसे पहले हम लोग कॉटन के पेड़ उगाते थे। कॉटन के पेड़ उगाने में प्रॉब्लम क्या होता था, कुछ कुछ कीड़े ना कॉटन को खा जाते थे। तो हमने सोचा कॉटन का अगर कीड़े खा जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, इसीलिए आपने क्या किया, आपने जीएम क्रॉप्स
जीएम क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किया। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसमें आप क्या करते हैं, क्रॉप के जीन्स को मॉडिफाई कर देते हैं। अब इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लाया बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का फुल फॉर्म है बैसिलियस थोरिंजियस कॉटन। अब ऐसे ही आपने कॉटन के अलावा दो चीज़ों के लिए और लाया है, एक आपने मस्टर्ड के लिए भी लाया है, बट ये इंडिया में यूज़ नहीं होता है, और सेम आपने बीटी ब्रिंजल लाया था। बट ये दोनों हम यूज़ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कॉटन को हम खाते नहीं हैं, बट हम मस्टर्ड को भी खाते हैं। मस्टर्ड यही सरसों का तेल जिससे बनता है, और ब्रिंजल, दोनों को हम खाते हैं। हमको ये डर है कि अगर हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है, कल को ऐसा ना हो ह्यूमन पे रिएक्शन हो। इसलिए इंडिया में आप याद रखिएगा एक ही जीएम क्रॉप यूज़ होता है जिसका नाम है बीटी कॉटन। अब बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2 इसी से रिलेटेड है। सबसे पहला है कॉलोनल प्रोपोगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। थर्ड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। एक ही ऑप्शन है जिसमें जीएम क्रॉप्स की बात हो रही है, वो ये है, आंसर हो जाएगा आपका बी। जीएम क्रॉप से रिलेटेड था, ये दो टेक्नोलॉजी है, बॉल गार्ड 1 बॉल गार्ड 2। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। होता क्या था, हमने जीएम क्रॉप्स बनाया जिसमें हम लोग क्या करते थे, कॉटन का जो ये बॉल होता था ना इस टाइप से, तो इसको हम प्रिजर्व करने के लिए हम इस पर कुछ हर्बिसाइड लगा देते थे जो कीड़े नहीं खा पाते थे। बट अब कुछ कुछ कीड़े इसको भी रेजिस्टेंट हो गए, मतलब कुछ ऐसे कीड़े बच गए जो ये भी खा सकते हैं। होता क्या है, आप एक चीज़ देखना, एक टाइम था मच्छर मारने के लिए लोग पहले हीट लेके आते थे, फिर ओडोमॉस हाथ में लगाते थे। अब कुछ काम नहीं करता है, अब आप क्या लेके आते हो, रैकेट। वो रैकेट से आप मच्छर मार रहे हो, 1 साल बाद 2 साल बाद वो रैकेट भी काम नहीं करेगा। क्यों? डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या होता है, जब आप सोसाइटी में कोई चेंज लाते हो ना, तो एनिमल्स भी उस चेंज को रेजिस्ट हो जाते हैं। जैसे कॉकरोच के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कॉकरोच जो है वो प्री कैम्ब्रियस पीरियड, मतलब एक टाइम पे जब डायनासोर्स भी मर गए थे, बहुत लार्ज स्केल मैग्मा रिलीज हुआ था, वॉल्केनो आया था, सभी जानवर मर गए थे, बट एक कॉकरोच उस टाइम से सर्वाइव करा था। इसीलिए आप एक चीज़ देखना, आप किसी कॉकरोच को मार दो, नेक्स्ट डे वो अपने जगह पे नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉकरोच जिंदा हो जाता है वापस। कितने बार आप देखोगे, एक्सेप्ट अगर आपने वो लक्ष्मण रेखा वगैरह यूज़ किया उससे मरता है तो, बट अगेन कॉकरोच में वापस ये सर्वाइविंग कैपेबिलिटी है कि कॉकरोच वापस फाइट कर सकता है। कुछ कुछ ऐसे स्पीशीज़ है, यही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से कुछ ऐसे हर्बिसाइड्स थे जो इसको रेजिस्ट थे, मतलब वो कॉटन को खाने के बाद भी जिंदा हो रहे थे, वैसे इनको मर जाना चाहिए था। इसी के लिए हमने बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजी लाई। Ball guard 1 and ball guard 2 help in developing genetically modified crop plants. Ball guard cotton provides inbuilt protection for cotton against destructive bollworm infestations. ये जो bollworm है यही कॉटन के बॉल्स को खाते हैं, एक का नाम है बॉलवॉर्म। ये टेक्नोलॉजी इसी के नाम पे इसलिए डाला गया क्योंकि ये बॉल से क्या करता है, गार्ड करता है खुद को, इसलिए बॉल गार्ड वर्ड यूज़ किया गया। बॉलवॉर्म इन्फेस्टेशन एंड कंटेन्स एन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन फ्रॉम अ नेचुरली अकरिंग सॉइल ऑर्गेनिज्म, दैट इज बीटी बैसिलस थोरेंजिसस। इसलिए बीटी कॉटन में यूज़ किया जाता है क्योंकि जब ये बॉलवॉर्म इस कॉटन को खाएगा वो बाय डिफॉल्ट मर जाएगा। बॉल गार्ड बीटी कॉटन सिंगल जीन टेक्नोलॉजी इज इंडियाज फर्स्ट बायोटेक क्रॉप टेक्नोलॉजी अप्रूव फॉर कॉमर्शियलाइजेशन इन इंडिया इन 2002। ये फर्स्ट है और ये लास्ट ही है, बाद में कुछ कुछ अप्रूव हुए टेस्टिंग के लिए, जैसे बीटी मस्टर्ड की भी टेस्टिंग हो गई, धारा मस्टर्ड जिसको कहते हैं, और सेम आपका ये जो डीएम मस्टर्ड कहा जाता है, धारा मस्टर्ड, और सेम आपका बीटी ब्रिंजल, बट उसको हम यूज़ नहीं कर रहे, कॉमर्शियलाइज नहीं किया इंडिया में। सेकंड, बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजी में एक सुपीरियर डबल जीन टेक्नोलॉजी है, इसमें 2 चीज़ें और यूज़ होते हैं, क्राई 1AC और क्राई 2AB, विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट बॉलवॉर्म एंड स्पोडोटेरा कैटरपिलर। बॉल गार्ड 1 जो टेक्नोलॉजी था उसको एडवांस करते हुए हमने एक टेक्नोलॉजी लाई जो है बॉल गार्ड 2। बॉल गार्ड 2 आपको क्या कर रहा है, डबल जीन टेक्नोलॉजी दे रहा है। किन किन चीज़ों से, क्राई 1AC देता है आपको बॉलवॉर्म के अगेंस्ट, और क्राई 2AB देता है कैटरपिलर के अगेंस्ट। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। ये जीएम क्रॉप्स एग्रीकल्चर साइंस वाले पोर्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये मैं आपको द हिंदू में इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कोविड में बहुत लोग घर बैठे थे, खाना वाना बना रहे थे, तो यूपीएससी को लगा क्यों ना पूछ लेते किसने कितना खाना बनाया। इन अ प्रेशर कुकर, मजाक कर रहा हूँ, इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअली हुआ क्या था, क्वेश्चन आने के बाद एक पर्सन ने बोला कि वो राशि वाला मीम आया था, एक कुकर गैस पे चढ़ा दिया, तो वो कोविड के टाइम पे आया था, लोग कह रहे थे वो क्वेश्चन यहीं से डिराइव था, तो मेरा जोक उसी के लिए था। ऐसा कुछ नहीं होता है, यूपीएससी बैठ के रील्स नहीं देखती है। ये आपके जनरल साइंस का क्वेश्चन आपके बुक्स में भी दिया होगा। ये कह रहा है प्रेशर कुकर जब आप चढ़ाते हो तो प्रेशर कुकर में जो टेम्परेचर होता है जिस पे फूड कुक होता है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले एरिया ऑफ द होल इन लिड,
जब आप प्रेशर कुकर का लिड देखोगे यहाँ एक होल होता है, सीटी जिससे बचती है, उस पर डिपेंड करता है। सेकंड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, गैस पे जो आपने फ्लेम चढ़ाया है उस पर डिपेंड करता है। या तीसरा, वेट ऑफ द लिड, ये ढक्कन के वेट पे डिपेंड करता है। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और 1, 2 and 3 ओनली। अब एरिया ऑफ द होल इन द लीड, ये तो एक तरीके पे हो सकता है कि हाँ थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर सीटी लगेगा उस पर कुक हो सकता है। सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम भी टू द पॉइंट थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। बट वेट ऑफ द लीड, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वेट ऑफ द लीड का कोई भी इम्पैक्ट पड़ता होगा टेम्परेचर पे। तो मेरे हिसाब से इसका 1 and 2 है। आई एम नॉट कन्फर्म, हम चेक कर लेते हैं। नहीं, इसका 1 and 3 है, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम पे नहीं है। जानते हैं क्यों ऐसा? सबसे पहले दिया हुआ है प्रेशर कुकर के बारे में कि प्रेशर कुकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड यूजिंग वाटर और अदर कुकिंग लिक्विड इन अ सील्ड वेसल नोन एज प्रेशर कुकर। ठीक है, दिस स्टिमुलेट्स द इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग ब्रेजिंग विद अ शॉर्टर टाइम। ये सब कुछ काम का नहीं है, ये भी नहीं। हाँ, द लार्जर होल विल लीड टू एन इंक्रीज इन द स्टीम। पहला वाला हमारा सही था, क्योंकि जितना बड़ा होल रहेगा उतना ज़्यादा स्टीम बाहर जाएगा, लीडिंग टू अ ग्रेटर रिडक्शन इन टेम्परेचर। उतना टेम्परेचर कम होगा और उतने जल्दी फूड हमारा कुक हो सकता है। पहला वाला बिल्कुल सही है। बाय इंक्रीजिंग द सरफेस प्रेशर ऑन द लीड इनसाइड द क्लोज कुकर वी कैन रेज द कुकिंग टेम्परेचर। दिस प्रेशर कैन बी एडजस्टेड बाय चेंजिंग द वेट प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द कुकर लीड। ये ऐसा कह रहा है जितना ज़्यादा वेट होगा, वेट क्या होता है? प्रेशर पर यूनिट एरिया। अब जितना ज़्यादा प्रेशर किसी एरिया पे पड़ेगा, मतलब एक इन शॉर्ट आप ऐसा कर लो इसको, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और हमें पता है मास जो होता है इसको अगर हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वेट मिल जाएगा। ठीक है, अब जितना ज़्यादा मेरा वॉल्यूम रहेगा, मतलब जितना डेंसिटी मैं कम करता हूँ, या फिर प्रेशर के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं, फोर्स होता है आपका प्रेशर होता है आपका फोर्स इंटू एरिया। अब एरिया वहाँ वॉल्यूम से वॉल्यूम एरिया के लिए सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हो, तो प्रेशर बाय एरिया आपका हो जाएगा फोर्स। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि जितना प्रेशर ज़्यादा रहेगा और एरिया जितना ज़्यादा रहेगा, फोर्स उतना ही कम रहेगा। तो यहाँ से आप समझो, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस प्रेशर ऑन द लिक्विड, आपने क्या किया, लिक्विड पे प्रेशर इंक्रीज किया इनसाइड द क्लोज कुकर, वी कैन रेज द कुकिंग टेम्परेचर। जितना ज़्यादा प्रेशर अंदर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, खाना जल्दी पकेगा। दिस प्रेशर कैन बी एडजस्टेड बाय चेंजिंग द वेट प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द कुकर। और ये प्रेशर को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो, ढक्कन का वजन बढ़ा देते हो, क्योंकि अगर ढक्कन का वजन नहीं बढ़ाओगे तो कितने बार आपने देखा हो कुकर का वो फट जाता है, ऊपर चला जाता है, क्योंकि प्रेशर अंदर बढ़ रहा है। प्रेशर तभी विथहोल्ड होगा जब कुकर का जो लिड होगा वो थोड़ा मजबूत होगा, हैवी होगा, उसको बैलेंस करने के लिए। क्योंकि क्या होगा, जैसे मान लो साइंटिफिकली समझते हैं, ये मान लीजिए आपका कुकर है, सबसे पहला केस उसने दिया, ये इसके ऊपर एक सीटी रहती है, इसका होल जितना बड़ा रहेगा उतना जल्दी स्टीम निकलेगा और नया नया स्टीम एकोमोडेट हो सकता है, और जितना ज़्यादा स्टीम रहेगा खाना उतना जल्दी पकेगा। सेकंड केस उसने क्या दिया है, अंदर मान लीजिए प्रेशर बढ़ रहा है, ये मान लीजिए ढक्कन है, प्रेशर अगर बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, नीचे से ऊपर प्रेशर मारेगा ऐसा, अगर मान लीजिए वेट ज़्यादा नहीं रहेगा तो क्या होगा, ढक्कन उड़ सकता है। बट अगर वेट हैवी रहेगा तो ये प्रेशर नोजल के थ्रू बाहर आएगा, ढक्कन का वजन ज़्यादा रहेगा तो, और नए नए प्रेशर और ऊपर आ सकते हैं। इस वजह से थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बॉइलिंग वाटर कैन नेवर गो ओवर 100 डिग्री सेल्सियस नो मैटर हाउ हाई द फ्लेम अंडर द पॉट। ये क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट क्या करता है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना जल्दी हो सकता है फूड कुक हो। बट ये स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, आप उसको कितना भी बढ़ा लेंगे वाटर इसी डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, इसीलिए। बट in the pressure cooker the temperature can rise to 121 degree Celsius. The higher cooking temperature reduces the cooking time and not the temperature. जितना ज़्यादा कुकिंग टेम्परेचर रहेगा टाइम कम होगा, बट टेम्परेचर ना बढ़ेगा उससे ना घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर का एक लिमिट होता है, उस लिमिट के बाद जाके स्टॉप हो जाएगा। इससे स्टेटमेंट 2 हमारा नॉट करेक्ट है। इसका ऐसा कहना है कि जब आप कितने बार आपने देखा होगा ना, कुकर जल्दी सीटी कम मारता है जब आप फ्लेम बढ़ा देते हो, हाई फ्लेम कर देते हो, बट उससे खाना गर्म नहीं या ठंडा नहीं होता है, वो खाने का जो टेम्परेचर रहेगा वो सेम रहेगा, चाहे आप 3 डिग्री मतलब मीडियम फ्लेम पे बनाओ या फुल फ्लेम पे, खाना उतना ही गर्म लगने वाला है आपको। तो टेम्परेचर पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, ऐसा कहना है इसका। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड मीडियम है, मैन मेड एनवायरनमेंट है, सिंथेटिक मतलब जो नेचुरल नहीं है, मैंने क्रिएट किया है। इसमें कौन किस किस को कल्चर किया जा सकता है, बैक्टीरिया को बिल्कुल कल्चर किया जा सकता है, फंगाई को भी किया जा सकता है, वायरस को कल्चर नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा हमेशा, वायरस जो होता है ना
ये बिटवीन होता है किसके, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच वाला है ये, ना ये जिंदा है ना ये कंप्लीटली मर चुका है, ये बीच वाला है, इसीलिए इसको कल्चर नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया और फंगाई। चेक कर लीजिए बैक्टीरिया वायरस फंगाई पे हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है। तो ये 2021 वाला जो ईयर था ये जीन्स वायरस ये सेक्टर डोमिनेटेड था, कोविड ईयर था वो भी एक रीज़न था इसमें। इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, दैट इज 1 and 2 ओनली। क्यों? बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन इन सिंथेटिक कल्चर मीडिया। आप बैक्टीरिया खुद से भी उगा सकते हो, आप एक ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे तो आप देखोगे बैक्टीरिया उग जाए। एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप जब कूलर में वो पानी रखते हो, आपने देखा होगा बहुत दिन तक पानी छोड़ दीजिए, बैक्टीरिया अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ह्यूमन खुद से बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हैं। रिसर्चर्स हैड रीरिटन द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया एस्चेरिया कॉली फैशनिंग। अब एक एस्चेरिया कॉली है, उसमें रिसर्चर ने ये पाया कि उन्होंने जीनोम को 4 times लार्जर बना दिया और फार मोर कॉम्प्लेक्स करा दिया rather than previous। ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन कर चुके हैं। सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी इसलिए करेक्ट है, फंगाई को भी ग्रो किया जा सकता है। आप एक ब्रेड लो, ब्रेड पे पानी रख दो और उसको कुछ दिन तक बंद रख दो, आप देखोगे ग्रीन ग्रीन फंगस आ चुका है। ये भी ह्यूमन खुद से कर सकते हैं। फंगाई में भी कौन सा, एस्परगिलस फ्यूमिगेटस या फिर अल्टरनेरिया पेनिसिलियम, ये सब क्रिएट किया जा सकता है। बट वायरस मैंने क्योंकि बताया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है, तो उनके पास मेटाबॉलिक मशीनरी का एब्सेंस होता है, दे लैक ऑफ देयर ओन एंड आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन, सो दे कैन नॉट बी ग्रोन इन सिंथेटिक कल्चर मीडिया। वायरस के साथ क्या प्रॉब्लम है, वायरस खुद जिंदा एंटिटी नहीं है, उसको एक जिंदा एंटिटी चाहिए। जैसे आपके शरीर में वायरस जब आता है तो हार्मफुल क्यों हो जाता है, क्योंकि आप जिंदा हो, इसीलिए जिंदा इंसान के अंदर वायरस बहुत जल्दी ग्रो करता है। वायरस खुद तो जिंदा नहीं है ना खुद डेड है, बट वायरस को अगर कोई होस्ट मिल गया जो खुद जिंदा है, जैसे किसी एनिमल्स में भी अगर वायरस चला गया, जैसे मान लो कोई कुत्ता है, कुत्ते के अंदर भी वायरस चला गया, जैसे अभी हमने एक पढ़ा था CDV, बीच में आता था CDV जो वायरस है, ये कैंपेनाइन डिस्टेम्पर वायरस है, ये शेरों को भी मार देता था। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक लंपी वायरस भी आपने देखा होगा, काऊ के अंदर आता था। अभी ये रहा लंपी वायरस, हाँ लंपी स्किन डिजीज, ये रहा। देखो लंपी वायरस इन काउस, ये काउस को एकदम ये इस टाइप का बना देती है, मतलब इतने सारे लम्प्स फोड़े आ जाते थे गाय के ऊपर और वो मर जाते थे गाय लिटरली। एनिमल्स में भी होता है वायरस क्योंकि ग्रो करता है। सेम एक CDV करके है, CDV वायरस, ये लायंस के अंदर होता है। गुजरात में कितने तो भी लायंस मर गए इस वजह से। हाँ कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, रुको न्यूज़ में कहाँ है, हाँ सी over 85% of lions were infected and many victims showed neurological disorder, encephalitis and pneumonia। कितने शेरों में निमोनिया की प्रॉब्लम फेस की गई, 21 से ज़्यादा लायंस गुजरात में मर गए। सो जो शेर जैसे प्राणी को भी जब वायरस हार्म कर सकता है तो ह्यूमंस क्या है, डिड कैनाइन डिस्टेम्पर किल 4 लायंस इन गुजरात, ये आर्टिकल है, सब देख सकते हो। तो एनिमल्स के अंदर भी क्यों होता है, क्योंकि एनिमल भी एक लिविंग एंटिटी है तो वायरस ग्रो करता है, इसलिए वायरस इसका आंसर नहीं होगा। ह्यूमन सिंथेटिकली नहीं कर सकते, वायरस को खुद एक मैनमेड या फिर एक खुद ह्यूमन चाहिए जिसके अंदर वो सर्वाइव कर सकता है। नेचुरल एनवायरनमेंट में वायरस थ्राइव होगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा DNA से ही है। पहला लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एडिनो वायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम्स व्हेयरएज रेट्रो वायरसेस हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम्स। मैंने क्या कहा है, जब भी दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए समझ जाना, स्टेटमेंट को घुमा दिया है। कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा था, आज भी देखने को मिलेगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एडिनोवायरस whereas AIDS is caused by retrovirus। which of the following statement are correct? पहला है 1 only, 2 only, both 1 and 2 only, और लास्ट है D only। चेक कर लो इसका आंसर क्या है, B। पहला वाला स्टेटमेंट मैंने जो आपको कहा, स्टेटमेंट को घुमा दिया है। इन्होंने क्या किया है, एडिनोवायरस की डेफिनेशन इन्होंने रेट्रोवायरस में चिपका दी और रेट्रोवायरस की डेफिनेशन एडिनोवायरस में चिपका दी है। बाकी सेकंड वाले का एग्जांपल बिल्कुल सही दिया है। कॉमन कोल्ड जो है वो एडिनोवायरस की वजह से ही होता है और एड्स जो है ये रेट्रोवायरस की वजह से होता है। अब पहले समझते हैं
इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में। एडिनोवायरसेस आर ग्रुप ऑफ कॉमन वायरसेस दैट इन्फेक्ट द लाइनिंग ऑफ योर आईज, एयरवेज एंड लंग्स, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड नर्वस सिस्टम। आपको अगर आंखों में, नाक में, लंग्स में, इंटेस्टाइन में कहीं भी प्रॉब्लम होगा, दैट इज जस्ट, जैसे हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड हो गई, सर्दी हो गई, वो एडिनोवायरस की वजह से होता है। जो कहते हैं ना वायरल हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, दैट इज नथिंग बट एडिनोवायरस। नाउ दे आर कॉमन कॉजेज ऑफ फीवर, कफ, sore throat, डायरिया, पिंक आई। इन्फेक्शन हैपन इन चिल्ड्रन मोर ऑफन देन इन अडल्ट्स बट एनीवन कैन गेट देम। ये कॉमन है, सबको मिलता है एडिनोवायरस। रेट्रोवायरस जो होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। रेट्रोवायरस क्यूरेबल नहीं है, इसलिए कहते हैं एड्स से लोगों की मौत भी हो जाती है। अब एडिनोवायरस के बारे में पढ़ते हैं। एडिनोवायरस जीनोम इज अ सिंगल लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वाइल रेट्रोवायरस कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इन्होंने पहले स्टेटमेंट को घुमा दिया है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है? कॉमन कोल्ड हमने अब ये भी देखा है एडिनोवायरस से होता है, एचआईवी जबकि कॉज होता है रेट्रोवायरस से। एचआईवी इज क्लासिफाइड एज अ रेट्रोवायरस बिकॉज इट कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दैट इज इट इज अ डी टाइप वायरस इन द लेंटिवायरस फैमिली। आपको इतना याद रखना है, रेट्रोवायरस ऐसा वायरस होता है जिसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, इजीली क्यूरेबल नहीं होता है, और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, डी टाइप वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। एडिनोवायरस बहुत कॉमन है, अभी भी मान लो डस्ट से भी हो जाएगा, आप धूल बाहर गए, धूल हुई, अगले आपको सर्दी हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपके जनरल साइंस के बुक से उठा है, 6th to 10th में कहीं भी मिल जाएगा। पूछ रहा है वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज वाटर जो होता है किसी भी सब्सटेंस को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि आप जब बुक पढ़ोगे हर बुक में लिखा होता है वाटर डाइपोलर होता है नेचर में। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद इट हैज़ हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये भी नहीं, और इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। सब टाइम पास है। वाटर का नेचर डाइपोलर होता है, डुअल पोलर नेचर होता है, इसीलिए वाटर के अंदर कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है। ये प्रॉपर आपके एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, और ये मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर आपने 6 to 12 तक का एनसीईआरटी अगर सॉल्व कर रखा है, 6 to 10 तक का, तो वहाँ से हो जाएगा। ये 8th 9th के बुक में दिया होता है। एक ये वाला क्वेश्चन, एक हमने प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन देखा था, ये वाला, मतलब ये जो है ये भी आपके जनरल साइंस के बुक से हो जाएगा, बट ये करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ये प्रेशर कुकर वाला भी मान लो बुक से ही है। आते इसके एक्सप्लेनेशन पे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वाटर इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें हर कोई मिक्स हो जाता है, बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग मोर सब्सटेंसेज दैन एनी अदर लिक्विड। दिस इज इंपॉर्टेंट टू एवरी लिविंग थिंग ऑन द अर्थ। इट मीन्स दैट वेन एवर वाटर गोज either through the air, the ground or through our bodies, it takes along valuable chemical, mineral and nutrients. जब आपके बॉडी से स्वेट भी जाता है ना, पसीना भी बाहर जाता है, तो बहुत मिनरल्स आप लॉस्ट करते हो, क्योंकि वाटर के अंदर वो मिनरल्स डिजॉल्व है। इसे कहा जाता है कि जब भी वाटर आपके बॉडी से लूज होता है, बहुत सारे केमिकल, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स भी आपके बॉडी से लॉस होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा समर टाइम पे आपको बोला जाता है ग्लूकॉन डी पी लो, ORS पी लो, क्योंकि वाटर के अंदर मिक्स करके देते हैं वो, क्योंकि जब वो वाटर में मिक्स है आप पियोगे, आपके बॉडी में आएगा, वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक स्प्रेड होगा वो। Next, it is water's chemical composition and physical attribute that make it such an excellent solvent. Water molecules have a polar arrangement of oxygen and hydrogen atom. Dual हो गया इसलिए dipolar. One side में क्या होता है, हाइड्रोजन, one side hydrogen has a positive electrical charge और अदर साइड ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। डाइपोलर क्यों कहा जाता है, मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन है, एक साइड नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन है, दो पोल्स आ गए, एक प्लस पोल हो गया, एक नेगेटिव पोल हो गया, साउथ पोल नॉर्थ पोल, जैसे हम मैग्नेट्स में देखते थे वैसे ही यहाँ पे। दिस अलाउज द वाटर मॉलिक्यूल टू बिकम अट्रैक्टेड टू मेनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। आपने साइंस में पढ़ा होगा, स्कूल में कहते थे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर मान लीजिए इसके साथ कोई एक प्लस मॉलिक्यूल मिलने आएगा हाइड्रोजन, तो इसको रिपेल कर देगा, बट यहीं अगर सेम इस साइड अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएगा तो अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो वही इसने कहा है कि जो अलग डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर उसको इजीली अट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए ये सारे वाटर में घुल मिल जाते हैं। वाटर कैन बिकम सो हेवीली अट्रैक्टेड टू अ डिफरेंट कंपाउंड लाइक सॉल्ट, NaCl। आप NaCl में भी देखोगे तो Na सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसकी तरह दो पोल्स है, तो क्या होगा, क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन से मिल जाएगा पॉजिटिव साइड से, और सोडियम जो है ऑक्सीजन से मिल जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा नमक पानी में घुल जाता है। NaCl क्या होता है आपका, कॉमन सॉल्ट। Thus, it can disrupt the attractive forces that hold the sodium and chloride in the salt compound together and thus dissolve it. इसलिए salt जो होता है वो पानी में dissolve हो जाता है। अब ये भी सोडियम लाइट वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये भी अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। स्ट्रीट लाइट वाले क्वेश्चन थे। हुआ क्या, आपने देखा होगा हमारे इंडिया में बहुत ख़राब आदत है, लोग स्ट्रीट लाइट जो होता है, आपने कभी कभी सुबह अगर 7-8 बजे आप
कभी स्कूल कॉलेज गए होंगे तो आपने देखा होगा इंडिया के पूरे स्ट्रीट लाइट जलते रहते हैं, क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है या किसका जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना कुछ रिफॉर्म लाए जाए। 2 रीज़न से रिफॉर्म लाए गए। एक तो सोडियम लैम्प्स जो होते थे उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी थी एलईडी लैम्प से, और दूसरा कुछ जैसे सोडियम लैम्प्स का कैसा होता था, कुछ एरियाज़ तक लाइट नहीं पहुंचती थी, तो वहाँ भी ये चीज़ें काम करती थी। अभी एक सेकेंड, कह रहा है विथ रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग हाउ डू सोडियम लैम्प डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प। अभी होता क्या था, आपके रोड पे ना पहले सोडियम लैम्प लगे होते थे ऐसा। इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती थी, ये लाइट सिर्फ आगे फेंकता था ऐसा, पीछे लाइट आता ही नहीं था। इसीलिए आपने क्या किया, आपने एलईडी लैम्प्स लेके आए, क्योंकि एलईडी लैम्प 360 डिग्री लाइट देता है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है सोडियम लैम्प प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प्स, ठीक है। सेकंड कह रहा है एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैम्प। ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि एलईडी लैम्प्स थोड़े बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट, spectrum of visible light from sodium lamp is almost monochromatic while LED lamps other significant color advantage in street lighting। ये एक टाइम पे थोड़ा सही हो सकता है। ये ऐसा कह रहा है सोडियम लैम्प्स जो है वो उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो मोनोक्रोमैटिक है। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल, और मल्टीक्रोमैटिक या डाइक्रोमैटिक मतलब एक से ज़्यादा। जबकि ये कह रहा है एलईडी में ना आपके पास कुछ कलर एडवांटेज भी होता है स्ट्रीट लाइटिंग में। ऑप्शन दे रखा है आपको 3 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, और लास्ट है 1, 2 एंड 3 ओनली। इसका आंसर है सी, ओनली 1, 2 एंड 3 करेक्ट। जैसा कि हमने देखा सोडियम लैम्प वाला पहला वाला बिल्कुल सही है, लाइट जो है 360 डिग्री में देता है बट इट इज़ नॉट सो इन द एलईडी लैम्प्स। इसलिए आपने क्या किया, एलईडी लैम्प्स को रिप्लेस करके सोडियम लैम्प लगाए थे। होता क्या था, मान लीजिए फुटपाथ है, ये यहाँ पे रोड है ऐसा मेन रोड, और इसके पीछे वाला एरिया है, मान लीजिए किसी का घर है यहाँ पे, तो सोडियम लैम्प जो आपने लगाए थे वो रोडों पे तो लाइट देता था बट पीछे नहीं देता था, एलईडी लैम्प्स। तो इसलिए हमने सोडियम लैम्प लगाया क्योंकि सोडियम लैम्प पीछे भी लाइट प्रोवाइड करेगा। इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन, ये बिल्कुल गलत है। आपने देखा होगा घर में लोग एलईडी लाइट क्यों लगाते हैं, एलईडी लाइट का लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जैसे आप एलिमिनेट करते हैं, यहाँ से भी हट जाता है, यहाँ से भी रह जाता, आपके पास 1 एंड 3 और 3 ओनली बचा है। क्योंकि यहाँ से 3 दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने क्या समझ लिया, 3 तो बाय डिफॉल्ट राइट है। इसलिए अगर आप 3 नहीं भी आपको पता था तो भी बाय डिफॉल्ट राइट मार्क करके आ जाते हैं। आपको बस पहला का समझ होना चाहिए था और सेकंड वाले का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 एंड 3 ओनली। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है, सोडियम लैम्प जो है वो 360 डिग्री में लाइट प्रोवाइड करते हैं बट एलईडी लैम्प में ऐसा नहीं होता है। एलईडी लैम्प सिर्फ 180 डिग्री बल्ब एंगल प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे कोई, हाँ ये एलईडी लाइट है, ये सोडियम लाइट नहीं है। अब देखो ये सिर्फ सामने लाइट देगा, इसके पीछे लाइट दे ही नहीं सकता है। बट सोडियम जो हैलोजन लाइट होता है, आपने कभी हैलोजन लाइट वगैरह देखा होगा, वो हर तरफ लाइट फेंकता है, वही हो जाता है सोडियम लाइट। टू प्रिजर्व लाइट एफिशिएंसी एंड अलाउ फॉर टारगेट लाइटिंग ओवर एरिया। जैसे देख लो टारगेट नीचे की तरफ ही लाइट प्रोवाइड करेगा ये। स्टेटमेंट 2 हमारा इनकरेक्ट क्यों है, सोडियम लैम्प्स हैव एन एवरेज शॉर्टर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैम्प। सोडियम लाइट का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, कितना होता है, बस 24,000 घंटे, जबकि एलईडी लाइफ का स्टार्ट ही होता है 25,000 से 2 लाख तक। और स्टेटमेंट 3 हमारा क्यों करेक्ट हो जाएगा, द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक। बिल्कुल सही बात है, आपने हैलोजन लाइट देखा हो तो येलो ही होता है, एकदम आदमी देख भी नहीं सकता, आंखों पे आता है पूरा। बट एलईडी लाइट बहुत सारे कलर्स में आता है, आपने देखा होगा ऑटो में भी लोग लगा के रखते हैं, पल्सर वल्सर में भी रेड ग्रीन, तो ये सारा एलईडी लाइट ही होता है जो लोग लगा के रखते हैं, अलग अलग कलर का होता है। प्लस ये इसमें बेटर लाइटिंग भी प्रोवाइड होती है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल लाइट्स थी इसको रिप्लेस करके आपने देखा होगा ये एक्चुअली ओजोन की वजह से स्टार्ट हुआ था। आपने पढ़ा होगा ओजोन में जो सब्सटेंसेज यूज़ होते थे पहले इसे कहा जाता था ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ा रहा है, फिर हमने उसके लिए चेंज करके लाया CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर हमने देखा कि एक CFC की वजह से और एक प्रॉब्लम हो रही है, तो हम फाइनली लेके आए HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, सबसे पहला जीन्स इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, एक्चुअली आंसर यही है। ACE2 जो टर्म है ये GM क्रॉप से रिलेटेड ही है। अगेन मैं आपको ये द हिंदू में दिखा सकता हूँ, क्लियर द हिंदू में 3-4 बार आर्टिकल आया था। ACE2 रिसेप्टर कहा जाता है इसको। हाँ ये देखो
SARS COVID-19 adopts 10 structural states to target ACE2 receptor। 2020 का क्वेश्चन है, ये भी 2020 में आर्टिकल बहुत ज़्यादा आए थे फरवरी 2020 में, और क्वेश्चन कब का पूछ लिया इन्होंने, 2021 में। द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, सबसे पहला जीन्स इंट्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये नहीं होगा। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ये भी नहीं होगा। रेडियो कॉलर्स इन वायरलेस ट्रैफिकिंग, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज। अगेन मैंने क्या कहा, कोविड ईयर था, भर भर के वायरस और डिजीज से क्वेश्चन थे। ये हो जाएगा आपका स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज, ये कोविड-2 से रिलेटेड था। कोविड-2 में एक रिसेप्टर होता है ACE2 रिसेप्टर, उसी की बात कर रहा था ये वायरल डिजीज में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ACE2 जिसका मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 इज अ प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ मेनी सेल टाइप। इट इज अ एंजाइम दैट जनरेट स्मॉल प्रोटीन्स बाय कटिंग अप द लार्जर प्रोटीन एंटीजेनोसिन दैट देन गो ऑन टू रेगुलेट फंक्शंस इन द सेल। यूजिंग अ स्पाइक लाइक प्रोटीन्स ऑन इट सरफेस द SARS-CoV-2 वायरस बाइंड्स टू ACE2। होता क्या था, जैसे मान लीजिए कोविड है, मैंने आपको बताया इसके ऊपर स्पाइक होते थे, इसी की बात कर रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती थी, जो SARS-CoV-2 वायरस होता था, ये जाके ACE2, जैसे मान लीजिए ACE2 रिसेप्टर है, इसको जाके चिपक जाता था, ये वाला जो एरिया होता ना, ये इसको जाके चिपक जाता था, इसीलिए डिस्ट्रॉय करना थोड़ा इजी हो जाता था। वही लिखा हुआ है, यूजिंग द स्पाइक लाइक प्रोटीन ऑन इट सरफेस द SARS-CoV-2 वायरस बाइंड्स टू ACE2। ACE2 में हमने क्या किया था, मान लीजिए ACE2 रिसेप्टर है, इसमें भी हमने इस टाइप के डाल दिए थे। अब होता क्या था, इसका जो ये इसके बीच में इसका वाला ऐसा आ जाता था, ऐसा ऐसा अपोजिट वाला ऐसा, तो दोनों चिपक जाते थे और डिस्ट्रॉय हो जाते थे। लाइक अ की बीइंग इंसर्टेड इनटू अ लॉक, मतलब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, ये कोविड वाला ऐसा है मान लीजिए, और ACE2 का कैसा रहता था, कैसा होगा, हाँ ऐसा रहता था, ऐसा, फिर ये ऐसा वाला इसमें, मतलब हर एक लॉक के अंदर एक एक जाके बंद हो जाता था। ऐसा जितने भी लॉक रहते थे इसके अंदर सबका ACE2 का एक एक बंद हो जाता था ऐसा। तो ये लॉक आपस में ज्वाइंट हो जाते थे, एक की और लॉक बंद हो गए इस टाइप से। प्रायर टू एंट्री एंड इन्फेक्शन ऑफ सेल्स, हेंस ACE2 एक्ट्स एज अ सेल्युलर डोरवे, अ रिसेप्टर फॉर द वायरस दैट कॉजेज COVID-19. In the search for treatment of COVID-19, many researchers are focusing their attention on a specific protein that allows the virus to infect human cells. ACE2 रिसेप्टर की बार बार बात हो रही थी कि ACE2 रिसेप्टर में भी इस टाइप के स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते थे, इसलिए वायरल डिजीज़ में बहुत काम की चीज़ है ये। नेक्स्ट, अगेन ये आपके जनरल साइंस की बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। बिस्फेनॉल ए के बारे में कह रहा है, BPA जिससे प्लास्टिक बोतल बने होते हैं। आप जब प्लास्टिक की बोतल खरीदेंगे तो आप देखना, अगर कोई स्टैंडर्ड कंपनी होता है तो वहाँ लिखा होता है BPA से बना है कि नहीं, जैसे इस पर नहीं लिखा हुआ है बट लिखा होता है जनरली। सेलो एलो की लोगे तो उस पर लिखा होता है बिस्फेनॉल ए से बना है कि नहीं। इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक। जब आप देखेंगे तो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन नहीं, पॉलीकार्बोनेट येस, पॉलीइथिलीन टेराप्थिल नो, पॉलीविनाइल क्लोराइड नो। पॉलीकार्बोनेट टाइप के प्लास्टिक को जब आप बनाओगे तो बाय प्रोडक्ट बिस्फेनॉल ए निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पॉलीकार्बोनेट। क्यों? बिस्फेनॉल ए क्या है पहले वो समझते हैं। BPA इज कॉमनली यूज टू कोट द इनसाइडर ऑफ फूड कैंस, बॉटल टॉप्स एंड वाटर सप्लाई लाइन्स एंड वॉज वंस अ कंपोनेंट ऑफ बेबी बॉटल्स। जो बच्चे दूध पीते हैं उसके बॉटल्स में भी यूज़ होता है। इनफैक्ट फूड कैंस आपने कभी कभी देखा होगा, जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं ना, टिफ़िन ले जाते हैं फूड कैंस, उसके भी जो ऊपर के कोटिंग होती थी वो बिस्फेनॉल ए से की जाती थी। बॉटल का जो ढक्कन होता है टॉप वाला, ये भी बिस्फेनॉल ए से बना होता है। और वाटर सप्लाई लाइन जो पाइप्स होती है ना, उसके अंदर भी बिस्फेनॉल ए होता है, जिससे आप पानी पीते हो आपके घर तक टैप वाटर आता है। These micron size pear develop resemble tiny flower like collections of titanium dioxide petals। इसके अंदर क्या होता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। कल ही हमने टाइटेनियम डाइऑक्साइड पे भी एक PYQ किया था। इट हैज़ टू फेज स्ट्रक्चर विथ अ हाइड्रोफोबिक। इसमें ये क्या होता है एक्चुअली, जो मॉलिक्यूल होता है बिस्फेनॉल, इसमें दो टाइप होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोलविंग होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से डरने वाला पार्ट, और एक होता है वाटर लविंग। वाटर लविंग वाला क्या होता है? वाटर को चिपक जाता है, और वही वाटर जब आप पीते हो तो आपके शरीर के अंदर क्या जाता है? बिस्फेनॉल ए। यही प्रॉब्लम है। होता क्या है इसके अंदर? दो फेज स्ट्रक्चर, एक है हाइड्रोफोबिक जो वाटर को अवॉइड करता है। मतलब मान लीजिए ढक्कन पे अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल लग गया तो वाटर का जो हाइड्रोफोबिक वाला एरिया है वो इससे दूर रहेगा, बट वाटर का एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक, ढक्कन का, बिस्फेनॉल ए का वाटर अट्रैक्टिंग आउटर सरफेस। अब ये क्या होगा? वाटर चिपक गया उस पर, फिर जब आप पानी पियोगे आपके शरीर में जाएगा और आपके शरीर के अंदर आता है बिस्फेनॉल ए। इतना ही नहीं, आप जब फेस वॉश करते हो, तो आपके फेस वॉश के अंदर ना कुछ प्लास्टिक माइक्रॉन्स होते हैं।
अब ये जो माइक्रॉन्स होते हैं, प्लास्टिक माइक्रॉन्स, फेस वॉश करने के बाद अब पानी में मिल गए, वाटर के अंदर गए, जितने भी मछली हो गई वाटर बॉडीज़ में, जितने भी प्राणी हो गए, सब ये खाते हैं। ये मछली को जब कोई और खाता है तो उसको हो जाती है बीमारी, दैट इज़ नोन एज मीना माता डिजीज़। मीना माता डिजीज़ अगर किसी को हो गई तो उसका दिमागी काम करना बंद करता है, मेंटल हो जाता है वो, ठीक है, इतना हार्मफुल है। तो हम प्लास्टिक की वजह से हम कितना पोल्यूशन कर रहे हैं ये देख सकते हो। और ये नैनो लेवल पे होता है, मतलब आप लोग सोचोगे हमको दिखता क्यों नहीं, फेस वॉश वगैरह में जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें आप देख सकते हो प्लास्टिक माइक्रॉन्स होता है, नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये सारे छोटे छोटे। इतना ही नहीं, जब ये समुद्र में गया, मछली ने खाया, ठीक है, बट यही पानी रिसाइकल होकर जब आप पीते हो अपने घर में आरओ में, तो इनडायरेक्टली आप भी प्लास्टिक को कंज्यूम कर रहे हो। आगे BPA जो है ये हाइड्रोफोबिक भी है एंड नेचुरली अट्रैक्टेड टू द कैविटी। वंस ट्रैप्ड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस बाय द स्पीयर डिग्रेड BPA इनटू हार्मलेस केमिकल्स। BPA को एक एंडोक्राइन डिसरप्टर भी कहा जाता है, आपके बॉडी का एंडोक्राइन पूरा खराब कर देता है ये। वाइल BPA दैट सीप्स इनटू फूड एंड ड्रिंक इज कंसिडर्ड सेफ इन लो डोजेस। अगर आपके खाने या फिर पानी में थोड़ा लो डोज में आ गया तो ठीक है, बट prolonged exposure is suspected of affecting the health of children and contributing to high blood pressure। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। It can imitate the body's hormones and can interfere with the production secretion। ये ठीक है, मतलब कह रहे हैं नेचुरल हार्मोन्स को भी नुकसान पहुंचाएगा। रिसर्चर हैज़ लिंक्ड फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, मेल इंपॉर्टेंस, हार्ट डिजीज़ भी होगा, इंसुलिन की भी प्रॉब्लम होगी, ब्लड शुगर की, आपका दिमाग काम करना बंद कर सकता है, ये सारा प्रॉब्लम होगा इससे। कैंसर भी हो सकता है आपको, अस्थमा भी हो सकता है। Bisphenol A is a chemical produced in large quantities for use primarily in the production of polycarbonate plastic and epoxy resins। Hence option 2 is correct। Bisphenol A is used in manufacturing of, ये तो हमने देख ही लिया, specifically पैकिंग फूड। हाँ, अब फूड पैकेजिंग में भी और बेवरेजेस में भी, बेबी बॉटल में, थर्मल पेपर्स में और डेंटल सीलेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है बिस्फेनॉल A को। नेक्स्ट, ये भी एक हार्मफुल चीज़ है, ट्राइक्लोजान। ट्राइक्लोजान कंसिडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज फॉर अ हाई लेवल ऑफ अ लॉन्ग टाइम इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ट्राइक्लोजान कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एक्चुअली जब आप बाथरूम में जितना भी आप ये हैंड वॉश यूज़ करते हो, साबुन यूज़ करते हो, इस सारे टॉयलेट्स जितने भी आइटम होते हैं उसमें होता है ट्राइक्लोजान। अगेन ट्राइक्लोजान भी क्या होता है? हार्मफुल होता है आपके बॉडी में। ये फूड प्रिजर्वेटिव में नहीं होता है, फ्रूट राइपनिंग भी नहीं है, रीयूज भी नहीं है, टॉयलेटरीज में। जितना भी वॉशरूम में आप हाथ धोने वाला साबुन, लाइफ बॉय यूज़ करोगे, हैंड वॉश यूज़ करोगे, उन सब में ट्राइक्लोजान एज अ कंपाउंड होता है। इनफैक्ट जो फिनाइल विनाइल भी होता है ना, उसके अंदर भी ट्राइक्लोजान डाला होता है। अब ट्राइक्लोजान के बारे में जानते हैं। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट। Triclosan is an ingredient added to many consumer product intended to reduce or prevent bacterial contamination। ये क्या करता है? बैक्टीरिया से आपको बचाता है। जब आप हाथ धोओगे तो आपके हाथों में बैक्टीरिया न लग जाए, उससे प्रिवेंट करेगा। इट इज़ एडेड टू सम एंटीबैक्टीरियल सोप्स एंड बॉडी वॉशेस, टूथपेस्ट एंड सम कॉस्मेटिक्स। कुछ कॉस्मेटिक में भी डाला जाता है, टूथपेस्ट में भी डाला जाता है, बॉडी वॉश में भी डाला जाता है। Some short-term animal studies have shown that exposure to high doses of triclosan is associated with a decrease in the level of thyroid hormones। आपके बॉडी में क्या होगा? थायराइड हार्मोन की लेवल कम हो जाएगी। Other studies have raised the possibility that exposure to triclosan contribute to making bacteria resistant to antibiotics। अगला कंसर्न क्या है? मान लीजिए आप बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए ट्राइक्लोजान यूज़ कर रहे हैं हाथ धोने वाले साबुन में, बट कितने बार क्या होगा? आपने मान लीजिए अच्छे से हाथ नहीं धोए तो कुछ बैक्टीरिया अभी भी बच जाएंगे, जो क्या करेंगे, अब रेजिस्टेंट है इसको। फ्यूचर में क्या होगा? कल को ये साबुन वाबुन भी फेल है आपके सामने, बॉडी वॉश भी फेल है, आप दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, ये भी फेल है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया अभी भी रह गए। अगर आदमी सही से यूज़ नहीं करेगा प्रोडक्ट को, तो कल को क्या होगा? आपको एक नया प्रोडक्ट लाना पड़ेगा सो दैट बैक्टीरिया कंप्लीट 100% चला जाए। At this time, we don't have enough information available to assess the level of risk that triclosan poses for the development of antibiotic resistance। इन शॉर्ट आपको याद करना है। अभी एक चीज़ देख लो, ये कोविड वाला ईयर था, हेल्थ को लेके कितने क्वेश्चन आए? ये ट्राइक्लोजान आ गया, ये बिस्फेनॉल A आ गया प्लास्टिक पे क्वेश्चन, इसके बाद फिर ये ACE2 रिसेप्टर आ गया कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड। ये लैम्प वैम्प छोड़ो, उसके बाद ये भी हटाओ। ये देखो एडिनो वायरस, ये वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब 4th क्वेश्चन था ये 5th क्वेश्चन आ गया बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस। ये वाला क्वेश्चन बॉल गार्ड नहीं, ये भी नहीं। ये 6th है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट, और ये 7th है। 7 क्वेश्चन समझ रहे हो? प्रॉपर जनरल साइंस, हेल्थ, डिजीज और जीन वाले फैक्टर से थे। इसीलिए जो भी साइंस के फंडामेंटल्स होते हैं, मतलब ऐसा कंप्लीटली नहीं रहना है कि करंट अफेयर्स ही करना चाहिए हमको इस पर भी डिपेंडेंट रहना है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। ये ऐसा कह रहा है जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से कोई भी प्लैनेट कितना दूर है, हम लाइट ईयर्स में क्यों मेजर करते हैं?
ये पूछ रहा है। आपने सुना होगा कभी कभी बोला जाता है कि मून जो है अर्थ से इतना लाइट ईयर है, तो हम सोचते हैं लाइट ईयर क्या है, ये एक यूनिट होता है मेजर करने का। तो हम लाइट ईयर्स में क्यों मेजर करते हैं अर्थ से लेके कोई भी डिस्टेंस, उसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहला, डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, नहीं। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज, ऐसा भी नहीं। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, और तीसरा है स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, बट लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। आपको पता है लाइट कैसा ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। इसीलिए आप क्या करते हो, लाइट ईयर्स में मेजर करोगे और स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज द सेम। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम नहीं रहती है, चेंज हो सकती है। नहीं, आंसर हमारा सी नहीं, डी है। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। वैसे दिया तो है लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली स्टेटमेंट सही है, बट उसका आंसर ये नहीं है कह रहा है, उसका आंसर है स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। चेक करते क्यों? अ लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन अ स्पेस। स्पेस में डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइट ईयर की यूनिट यूज़ की जाती है। द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर बिकॉज इसका ऐसा कहना है स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड इज नोन टू हाई प्रिसाइशन। मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है और प्रिसाइशन भी सेम है। अगर चेंज भी होता है तो बहुत माइन्यूट चेंज होता है। कितना वो दे रखा है आपको याद नहीं करना है। वैक्यूम में क्या वैल्यू दे रखी है ये इतना आपको याद नहीं करना है। ये कह रहा है वैक्यूम में उसकी वैल्यू है। अगर आपको लाइट ईयर में फाइंड करना है तो आप इसको क्या करते हो, एक साल में जितने घंटे होते हैं 8766 उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। At first glance, this may seem like an extreme distance, but the enormous scale of the universe dwarfs this length। मतलब ये ऐसा कह रहा है देखने के लिए 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर बहुत बड़ी चीज़ है, बट एस्ट्रोनॉमी इससे भी ज़्यादा दूर है। तो मेजर करने के लिए ये बिल्कुल सही है। मेजरिंग इन लाइट ईयर ऑल्सो अलाउ एस्ट्रोनॉमर टू डिटरमाइन हाउ फार बैक इन टाइम दे आर व्यूइंग। आप इसे भी पता कर सकते हो कितने साल पुराने का आप देख रहे हो, कितना बैक आप जा रहे हो। बिकॉज लाइट टेक्स टाइम टू ट्रैवल टू अवर आइज। क्योंकि मान लीजिए आप लाइट ईयर्स में ट्रैवल कर रहे हो, लाइट यहाँ से निकली और देखने वाला इंसान यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ आने में भी तो कुछ तो टाइम लगेगा। एटलीस्ट मान लेते इतना डिस्टेंस है तो कुछ मिली सेकेंड, कुछ सेकेंड बाद तो आएगा, तो वो सेकेंड्स को भी काउंट करना चाहिए। बिकॉज लाइट टेक्स टाइम ट्रैवल टू योर आइज, एवरीथिंग वी व्यू इन द नाइट स्काई हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड। तो हम जो भी देखते हैं ना, तारे को देखते हैं या फिर किसी टूटते हुए तारे को देखते हैं, ऑलरेडी बहुत पहले हो चुका है। In other words, when you observe something 1 light year away, you see it has appeared exactly 1 year ago। मतलब आपसे अगर कोई 1 लाइट ईयर भी दूर है तो वो 1 साल पहले वो चीज़ हो चुकी है, 1 साल बाद आपको चीज़ दिखेगी। इसलिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें के लिए मेजर करते हैं, बाकी चीज़ों के लिए मेजर नहीं करते। इसी के साथ हमारा 2023 वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ खत्म। 2021 वाला अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।